हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहला टॉपिक है हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज कंसर्न विद इन्वेस्टमेंट ऑफ फर्म फंड इन डिफरेंट असेट्स. A firm resources are scarce in comparison to the requirement. So the firm should invest them in a manner which generates the highest return. तो इन्वेस्टमेंट डिसीज़न क्या होता है? इन्वेस्टमेंट डिसीज़न में हमें ये डिसाइड करना होता है कि फर्म की जो फंड है उसको हमें कौन से असेट्स में इन्वेस्ट करना है. फर्म की जो रिसोर्सेज होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्केर्स होती है इन कंपैरिजन टू जितनी उसकी रिक्वायरमेंट होती है. तो फर्म को बहुत ही केयरफुली मतलब डिसाइड करना चाहिए कि उसको अपनी फ़ंड किस में इन्वेस्ट करनी है ताकि उसको हाईएस्ट पॉसिबल रिटर्न मिल पाए. सो इन्वेस्टमेंट डिसीज़न इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी फर्म. इन्वेस्टमेंट डिसीज़न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी फर्म के लिए. अब इन्वेस्टमेंट डिसीज़न को हम कैटेगराइज कर सकते हैं दो टाइप्स में, कैपिटल बजटिंग डिसीज़न या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीज़न में, और सेकंड वर्किंग कैपिटल डिसीज़न और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीज़न. तो कैपिटल बजटिंग डिसीज़न क्या होता है? कैपिटल बजटिंग डिसीज़न जो होता है वो रिलेट करता है डिसीज़न कि हमें कितना इन्वेस्ट करना है फिक्स्ड असेट में. ये जो डिसीज़न होता है ये इन्वॉल्व करता है कमिटमेंट फॉर लॉन्ग टर्म, बहुत ज़्यादा लंबे समय के लिए कमिटमेंट इन्वॉल्व करता है. जैसे कि हमें कंपनी के प्लांट और मशीनरी में क्या इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, ये सब चीज़ें इन्वॉल्व करता है ये. सेकेंड वर्किंग कैपिटल डिसीज़न और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीज़न. वर्किंग कैपिटल डिसीज़न जो होता है ये रिलेटेड होता है इन्वेस्टमेंट इन करेंट असेट से, जैसे कैश हो गया, इन्वेंट्रीज हो गया, डेटर्स हो गया, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता है, डे टू डे वर्किंग के लिए होता है किसी भी बिजनेस के. नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर अफेक्टिंग चॉइस ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीज़न. अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं चॉइस ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीज़न को? इसमें सबसे पहला आ जाएगा कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट. अब जब कैपिटल बजटिंग डिसीज़न लेता है कोई भी फर्म जिसमें बहुत ही ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड इन्वॉल्व होता है, तो उसमें क्या होता है कंपनी को बहुत ध्यान से लेना पड़ता है कि उसके पास इतना कैश अवेलेबल हो बिजनेस में कि वो ट्रांजेक्शन्स कर पाए इतने बड़े बड़े. सेकेंड रेट ऑफ रिटर्न. फर्म को हमेशा कंपेयर करना चाहिए रेट ऑफ रिटर्न जो भी एक्सपेक्टेड होगा डिफरेंट इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट से. फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट ए है उससे अगर 10% रिटर्न मिल रहा है और प्रोजेक्ट बी है उससे 12%, तो ऑब्वियसली कंपनी को प्रोजेक्ट बी प्रेफर करना चाहिए. थर्ड इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया. इन एडिशन टू कैश फ्लो एंड रिटर्न बहुत सारे अदर क्राइटेरिया भी हैं जिसको कंसिडर करना चाहिए बिफोर सेलेक्टिंग अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. जैसे फॉर एग्जांपल टोटल अमाउंट टू बी इन्वेस्टमेंट, कितना अमाउंट हमारा इन्वेस्ट हो रहा है, या इंटरेस्ट रेट कितना है, ये सब चीज़ें भी अच्छे से इवैल्यूएट करनी चाहिए बिफोर मेकिंग एनी कैपिटल बजटिंग डिसीज़न. तो ये थे फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीज़न को. नेक्स्ट टॉपिक इज़ कैपिटल बजटिंग डिसीज़न आर क्रूशियल वाई. अब कैपिटल बजटिंग डिसीज़न जो होते हैं कोई भी कंपनी के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल या इम्पॉर्टेंट होती है. क्यों? तो इसके रीजंस हैं दे अफेक्ट द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द फर्म ओवर लॉन्ग रन. कैपिटल बजटिंग डिसीज़न बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड इन्वॉल्व करता है, तो ये किसी भी कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी को अफेक्ट करता है बहुत ही लॉन्ग रन के लिए, बहुत ही लंबे समय के लिए. सेकेंड दीज डिसीज़न नॉर्मली इन्वॉल्व ह्यूज आउटफ्लो ऑफ फंड. इसमें क्या होता है बहुत ह्यूज अमाउंट में फ़ंड जो होता है वो बिज़नेस से बाहर जा रहा होता है. तो ये जो डिसीज़न होते हैं हमें बहुत सोच समझ के लेने पड़ते हैं ताकि कंपनी को प्रॉफिट हो ना कि लॉस हो. थर्ड दीज डिसीज़न आर इरिवर्सिबल एक्सेप्ट एट अ ह्यूज कॉस्ट. ये जो डिसीजंस होते हैं ये एक बार ले लिए तो इसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं. अगर रिवर्स करना भी हो तो ये बहुत ही ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ कॉस्ट इन्वॉल्व करते हैं, बिज़नेस को लॉस ही होगा, इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं. तो ये रीज़न्स है, इसके वजह से कैपिटल बजटिंग डिसीज़न बहुत ही क्रूशियल होता है किसी भी बिज़नेस के लिए. फाइनेंसिंग डिसीज़न क्या होता है? तो फाइनेंसिंग डिसीजन डील्स विद डिटर्मिनेशन ऑफ सोर्स ऑफ फाइनेंस, अमाउंट टू बी रेज फ्रॉम ईच सोर्स एंड कॉस्ट ऑफ ईच सोर्स ऑफ फाइनेंस.
फाइनेंसिंग डिसीज़न क्या होता है? वो डिसीज़न होता है जो डील करता है कि हमें कौन सा सोर्स ऑफ फाइनेंस यूज़ करना है अपने मनी को रेज़ करने के लिए, कितना अमाउंट ऑफ मनी हमें रेज़ करना है उस सोर्स से, और क्या कॉस्ट होने वाली है हर सोर्स की जिससे हम फाइनेंस रेज़ करेंगे। द मेन सोर्स ऑफ फाइनेंस आर शेयर होल्डर्स और ओनर फंड एंड बोरोड फंड्स। मेन सोर्स क्या होते हैं फाइनेंस के? पहले तो शेयर होल्डर फंड्स हो सकता है, सेकंड बोरोड फंड या डेट। फाइनेंसिंग डिसीजन इज कंसर्न विद डिसाइडिंग हाउ मच टू रेज फ्रॉम ओनर्स फंड एंड हाउ मच फ्रॉम बोरोड फंड। फाइनेंसिंग डिसीजन में क्या होता है, ये डिसाइड होता है कि कितना मतलब अमाउंट ऑफ फंड हमें ओनर फंड से रेज करना है और कितना अमाउंट हम बोरोड फंड से रेज करेंगे। बोथ द सोर्सेज हैव देयर ओन पिक्यूलियर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। दोनों ही सोर्सेज के अपने ही फायदे और नुकसान होते हैं। Borrowed funds are more risky as they involve commitment of fixed interest payment and return of principal amount. On the other hand, owner for the less risky as there is no such commitment regarding payment of dividend or repayment of capital. बोरोड फंड क्या होते हैं, वो ज़्यादा रिस्की होते हैं एज़ कम्पेयर टू ओनर्स फंड, क्योंकि बोरोड फंड में क्या होता है, कमिटमेंट इन्वॉल्व होती है कि हमें मतलब फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट तो पे करना ही करना है और साथ में प्रिंसिपल अमाउंट भी करना है। बट ओनर फंड में ऐसा नहीं होता है। ओनर फंड लेस रिस्की होते हैं क्योंकि उसमें कोई भी कमिटमेंट नहीं होती कि हमें डिविडेंड देना ही है या कैपिटल रीपे करना ही करना है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है उसमें। तो बोरोड फंड ज़्यादा रिस्की होती हैं एज़ कम्पेयर टू ओनर फंड्स। नेक्स्ट टॉपिक इज़ फैक्टर अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन। अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन को, कि मतलब हमें ओनर फंड यूज़ करना है या बोरोड फंड या उन दोनों का कॉम्बिनेशन, इसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर आ जाता है इसमें कॉस्ट। द कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज इज़ डिफरेंट। डिफरेंट सोर्सेज से मतलब रेज करने का कॉस्ट डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, कॉस्ट ऑफ डेब्ट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द एक्सटेंट ऑफ डेब्ट टू बी यूज इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। मतलब जितना भी कॉस्ट होगा एक डेट को करने का, वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करेगा कि हम कितना अमाउंट ऑफ डेब्ट यूज़ करें अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में। अगर उस पर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो हम ज़्यादा डेब्ट प्रेफर करेंगे एज़ कम्पेयर टू इक्विटी। बट अगर ज़्यादा कॉस्ट ऑफ डेब्ट होगा तो कंपनी प्रेफर करेगी ज़्यादा इक्विटी लेना क्योंकि वो उसको चीपर पड़ेगा। सिमिलरली रिस्क जिस भी मतलब सोर्स ऑफ फाइनेंस से उसको कम रिस्क होगा वो वही प्रेफर करेगा। अगर उसे लगेगा कि ओनर फंड अगर कम रिस्की है तो वो ओनर फंड यूज़ करेगा इंस्टेड ऑफ बोरोड फंड। नेक्स्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट रिफर्स टू द कॉस्ट इन्वॉल्व इन इशू ऑफ सिक्योरिटीज़। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होते हैं, वो कॉस्ट होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं इशू ऑफ सिक्योरिटीज़ करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अंडर राइटिंग कमीशन, ब्रोकरेज, स्टैम्प ड्यूटी, लिस्टिंग चार्जेस एक्सेट्रा। तो फ्लोटेशन कॉस्ट जो होता है बहुत सारे सोर्सेज का पहले हमें एस्टिमेट करना होता है, और जिस भी सिक्योरिटी का फ्लोटेशन कॉस्ट कम होता है वही सोर्स ऑफ फाइनेंस फर्म यूज़ करता है टू रेज इट्स कैपिटल। सिमिलरली, कैश फ्लो पोजीशन भी अफेक्ट करता है फाइनेंसिंग डिसीजन को कि किससे हमें सोर्स ऑफ फाइनेंस यूज़ करना है। एक कंपनी जिसकी कैश फ्लो पोजीशन बहुत अच्छी होगी वो डेब्ट यूज़ कर सकता है क्योंकि वो इंटरेस्ट पे और रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट ईजिली कर सकता है। बट अगर कैश की शॉर्टेज है तो इक्विटी प्रेफर्ड करना पड़ेगा उसे, क्योंकि उसके पास रीपेमेंट के लिए प्रिंसिपल अमाउंट बचेगा ही नहीं और इंटरेस्ट पेमेंट के लिए भी। नेक्स्ट, लेवल ऑफ अ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। Firm with higher level of fixed operating costs like rent, insurance premium, salaries, etc. must prefer owner's fund as interest payment on debt will further add to the cost burden. ऐसे फर्म्स जिसकी बहुत ज़्यादा फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है जैसे कि रेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम, ये सब बहुत ज़्यादा है, तो उसको ओनर फंड यूज़ करना चाहिए क्योंकि इंटरेस्ट पेमेंट भी फिर उसे इंटरेस्ट पेमेंट भी देना पड़ेगा तो उसके ऊपर कॉस्ट बर्डन हो जाएगा। बट अगर मॉडरेट या फिर लो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है तो फर्म को बोरोड फंड ही यूज़ करना चाहिए फिर। नेक्स्ट, कंट्रोल कॉन्सिडरेशन। अगर कोई भी फर्म अगर चाहता है कि उसके फर्म का कंट्रोल उसके हाथ में हो तो उसे मतलब इक्विटी नहीं चूज़ करनी चाहिए क्योंकि उसे अपनी ओनरशिप भी शेयर करनी पड़ेगी,
उसे डेट यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा, उसके पास एक कंट्रोल होगा अपने बिजनेस पे, उसको अपनी ओनरशिप शेयर नहीं करनी पड़ेगी किसी के भी साथ। नेक्स्ट फैक्टर है हमारा स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट भी बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो फाइनेंसिंग डिसीजन को अफेक्ट करता है या चॉइस करने में सोर्स ऑफ फाइनेंस को हेल्प करता है। जैसे अगर बूम पीरियड है, अगर जब स्टॉक मार्केट राइज कर रहा है, तो किसी भी कंपनी के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए बहुत इजी हो जाता है फंड रेज करना शेयर्स के थ्रू। बट अगर डिप्रेशन का टाइम चल रहा है, जब स्टॉक मार्केट डिक्रीज हो रहा है, तो डेट हमें यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि पीपल ज़्यादा से ज़्यादा सेफ्टी देखेंगे ना कि इनकम देखेंगे उस टाइम पे, क्योंकि ऑलरेडी डिप्रेशन चल रहा होगा। सिमिलरली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है फाइनेंसिंग डिसीजन लेने के लिए। अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर ज़्यादा है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, जो कि हमें डेट पे करना है, तो कंपनी को ज़्यादा डेप्ट यूज़ करना चाहिए एज़ कम्पेयर टू इक्विटी। बट अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम है इंटरेस्ट रेट से, तो कंपनी को अवॉइड करना चाहिए डेट और ज़्यादा से ज़्यादा इक्विटी कैपिटल के थ्रू अपना फाइनेंस रेस करना चाहिए। टैक्स रेट भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर टैक्स बहुत ज़्यादा है, अगर टैक्स का रेट बहुत ज़्यादा है, तो कंपनी को डेप्ट यूज़ करना चाहिए अपने सोर्स ऑफ फाइनेंस को रेस करने के लिए। बट अगर कम है टैक्स रेट, तो इक्विटी यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इंटरेस्ट पेड ऑन डेट को एक एक्सपेंस की तरह ट्रीट किया जाता है और वो रिड्यूस हो जाती है टैक्सेबल इनकम से कैलकुलेट करने के बिफोर। तो कंपनी को जब हायर टैक्स रेट हो, तो हमेशा डेप्ट यूज़ करना चाहिए अपने मतलब फाइनेंस को रेस करने के लिए। नेक्स्ट फ्लेक्सिबिलिटी। अगर कोई भी फर्म बहुत ज़्यादा डेप्ट यूज़ करेगा अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में, तो उससे क्या होगा, फर्म का पोटेंशियल रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा कि वो और डेप्ट को यूज़ कर पाए। तो फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करने के लिए फर्म को हमेशा मतलब सम बोरोइंग पावर अपने पास मेंटेन करनी चाहिए, ताकि वो आगे चल के अगर उसे कभी काम पड़े तो वो डेप्ट अपना रेस कर पाए। नेक्स्ट, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। Every company has to operate within a regulatory framework provided by the law. For example, public issue of shares and debenture have to be done as per the guidelines issued by SEBI. Raising fund from bank and other financial institution also require fulfillment of other norm. सारी कंपनी जो भी होती है उसको ऑपरेट करना पड़ता है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर, जो कि लॉ के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स, डिवेंचर हैव टू बी डन एज पर द गाइडलाइंस इशूड बाय सेबी। तो कंपनी जनरली वो प्रेफर करती है, वो सोर्स ऑफ फाइनेंस को प्रेफर करती है जो कि बहुत ईजी होता है और उसमें कम लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स होती है। Dividend refers to that part of profit which is distributed amongst its shareholder. तो डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड वो पार्ट होता है प्रॉफिट का जिसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं शेयर होल्डर्स के बीच में। तो डिविडेंड डिसीजन क्या होता है? डिविडेंड डिसीजन इन्वॉल्व डिसाइडिंग द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट to be distributed among shareholders and amount of profit to be retained in the business to meet investment requirements. तो डिविडेंड डिसीजन क्या होता है? ये डिसाइड करना होता है कि मतलब कितना अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो है बिज़नेस का वो हम शेयर होल्डर्स के बीच में डिवाइड कर देंगे और कितना अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो है वो हम बिज़नेस में रख लेंगे ताकि फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट को मीट कर पाएँ हम। While dividend constitute current income, its reinvestment as retained earning helps in increasing future earning capacity of the firm, as the firm does not require fine to extent of reinvestment retained earnings. अब डिविडेंड जो है वो करंट इनकम होती है, बट उसका री इन्वेस्टमेंट एज रिटेन्ड अर्निंग हेल्प करता है फर्म को उसकी फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, क्योंकि फर्म को ज़रूरत ही नहीं पड़ती है उसको कि मतलब वो फाइंड करे कि मतलब वो और कहाँ से पैसे लाएगा इन्वेस्ट करने के लिए बिज़नेस में। उसके पास ऑलरेडी जो रिटेन्ड अर्निंग होती है, जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया होता है डिविडेंड के फॉर्म में, उसको वो इन्वेस्ट कर देता है बिज़नेस में। However, it is important to note that good dividend policy will enhance the market value of share of the firm. So the decision regarding dividend should be taken keeping in view the overall objective of maximizing shareholder wealth.
ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ध्यान में रखने के लिए कि अच्छी डिविडेंड पॉलिसी जो होती है वो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स को बढ़ा देती है फर्म के। इसीलिए जो डिविडेंड डिसीजन है वो मतलब हमेशा दिमाग में रख के लेना चाहिए ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म, ताकि शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइज हो पाए। नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन। अब डिविडेंड डिसीजन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो इसमें सबसे पहला आ जाता है अमाउंट ऑफ अर्निंग। डिविडेंड हम लोग करंट या प्रीवियस ईयर अर्निंग से पे करते हैं, तो जितनी ज़्यादा अर्निंग होगी उतना ज़्यादा डिविडेंड दे पाएंगे, और अगर अर्निंग लेस होगी कंपनी की तो उससे क्या होगा, लो रेट ऑफ डिविडेंड होगा। सेकेंड, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स। कंपनी जो कि स्टेबल होती है और रेगुलर अर्निंग आ रही है तो वो अफोर्ड कर सकती हैं कि वो हायर डिविडेंड मतलब दें एज़ कम्पेयर टू कंपनी जो स्टेबल नहीं है अपनी अर्निंग में, जिसको बहुत ही कम अर्निंग होती है। थर्ड, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। अब कुछ कंपनी होती है वो फॉलो करती है पॉलिसी ऑफ पेइंग स्टेबल एंड स्टीडी डिविडेंड। अब बहुत कंपनी होती है वो फॉलो करती हैं पॉलिसी की वो अपनी जो शेयर होल्डर होते हैं उनको स्टेबल सेम अमाउंट ऑफ मतलब डिविडेंड पे करेंगे, क्योंकि उससे क्या होता है शेयर होल्डर सेटिस्फाई होते हैं और कंपनी की रेपुटेशन भी अच्छी बनी रहती है। नेक्स्ट, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़। अब ऐसी कंपनी जिसको मतलब ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही है तो वो कम डिविडेंड डिक्लेयर करता है, क्योंकि वो चाहता है कि हमारे पास मतलब रिटेन्ड अर्निंग ज़्यादा हो ताकि वो फ्यूचर में इन्वेस्ट कर पाए और कंपनी की ग्रोथ हो। तो ये लोग क्या करते हैं, डिविडेंड को कम डिक्लेयर करते हैं। नेक्स्ट, कैश फ्लो पोजीशन। अब जो डिविडेंड का पेमेंट होता है उसमें क्या होता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ कैश जो होता है कंपनी से बाहर चला जाता है, तो कंपनी प्रॉफिटेबल तो होती है बट कैश उसके पास बहुत कम ही आ जाती है। तो इन केस ऑफ सरप्लस कैश, जब कंपनी के पास बहुत ज़्यादा कैश हो तो फिर मतलब क्या होता है, कंपनी ज़्यादा डिविडेंड देती है, और अगर कंपनी के पास कैश ज़्यादा नहीं होता है तो कंपनी डिविडेंड देती ही नहीं है कोई कोई तो, या कोई देती है तो बहुत ही कम अमाउंट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर करती है। नेक्स्ट, शेयर होल्डर प्रेफरेंस। अब शेयर होल्डर क्या चाहता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिसाइड करने में डिविडेंड डिसीजन। शेयर होल्डर अगर चाहता है कि उसे एट लीस्ट मतलब सर्टेन अमाउंट ऑफ डिविडेंड तो मिले ही मिले, तो कंपनी को उतना डिक्लेयर भी करना पड़ता है, तो शेयर होल्डर भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट, टैक्सेशन पॉलिसी। अब कंपनी पे क्या होता है, जो भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है उस पर टैक्स लगता है, तो अगर जो वो टैक्स रेट है अगर बहुत ज़्यादा है तो कंपनी कम डिविडेंड पे करती है, अगर टैक्स रेट अगर कम है तो कंपनी ज़्यादा डिविडेंड पे करती है क्योंकि उसे टैक्स कम पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट, स्टॉक मार्केट रिएक्शन। अब रेट ऑफ डिविडेंड और मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर डायरेक्टली रिलेटेड होती है। हाई जितना ज़्यादा मतलब रेट ऑफ डिविडेंड होगा उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा मार्केट प्राइस ऑफ शेयर पे, वेज लो रेट ऑफ डिविडेंड डिक्रीज़ कर देगी मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स को। तो मैनेजमेंट को हमेशा कंसिडर करना चाहिए कि इक्विटी शेयर पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है डिविडेंड का, जब रेट ऑफ डिविडेंड वो डिसाइड करता है। नेक्स्ट, एक्सेस टू कैपिटल मार्केट। अब कोई कंपनी है उसके पास इजी एक्सेस है कैपिटल मार्केट का, तो वो ज़्यादा डिविडेंड डिक्लेयर कर देगा, और मतलब उसको जब कैपिटल की ज़रूरत होगी वो कैपिटल मार्केट से रेस कर लेगा। वहीं एक फर्म है जिसका लिमिटेड एक्सेस है कैपिटल मार्केट में, वो लो रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर करेगा क्योंकि वो मतलब डिपेंड होगा रिटेन्ड अर्निंग पे एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस। नेक्स्ट, लीगल कॉन्स्ट्रेंट। अब सारी कंपनी को फॉलो करना पड़ता है प्रोविज़न ऑफ कंपनीज एक्ट जब डिविडेंड डिक्लेयर करती है, तो वो जो भी प्रोविज़न होता है उसको फॉलो करके ही डिविडेंड डिक्लेयर करेगी कोई भी कंपनी। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट। When a company borrow loan, then the lender may put certain restriction on the company on the payment of dividend in future. The company are required to ensure that the payment of dividend does not violate the terms and condition of the lender. अब अगर कोई कंपनी बोरो करती है लोन तो लेंडर्स जो होते हैं वो सर्टेन रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कंपनी पे कि वो मतलब उसकी पेमेंट ऑफ डिविडेंड में फ्यूचर के, तो कंपनी को मतलब हमेशा इंश्योर करना होता है पेमेंट ऑफ डिविडेंड जो है वो वॉयलेट ना करे टर्म्स ऑफ एंड कंडीशंस ऑफ लेंडर को।
तो ये भी एक फैक्टर है जो डिसाइड करता है चॉइस ऑफ डिविडेंड डिसीजन को। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।